वेलकम सभी मित्रों मेरे चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में। साइबर सिक्योरिटी के बारे में एक परिचय दे देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं कि आज की जो क्लास चल रही है इसमें कौन कौन से विषय टॉपिक्स कवर किए गए हैं। तो विषय सूची में हम देख लेते हैं। सबसे पहले साइबर सुरक्षा एक परिचय, इसके बाद साइबर सुरक्षा चिंता का विषय क्यों है, क्यों साइबर सुरक्षा, क्या क्या खतरे हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें साइबर सुरक्षा के खतरों के बारे में हम आज जानेंगे। और ऑनलाइन धोखाधड़ी जो भी फ्रॉड होता है उसके बारे में हम जानेंगे। और सोशल साइट की सुरक्षा, मतलब हम साइबर सिक्योर जो ऑनलाइन जो भी साइबर फ्रॉड होता है उसमें से हम अपने जो कंप्यूटर में जो डेटा है उसको कैसे सुरक्षित रख कर सकें, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक परिचय देख लेते हैं, साइबर सुरक्षा होती क्या है। तो साइबर जो सिक्योरिटी है एक प्रकार की सुरक्षा होती है जिससे कि हम ऑनलाइन इंटरनेट में जैसे बहुत सारा अपना डेटा हम लोग इकट्ठा करके रखते हैं, कई सारे वेबसाइट्स में, ड्राइव में, क्लाउड स्टोरेज में, अपने हार्ड ड्राइव्स में रखते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी ये सारा डेटा किसी अगर अननोन पर्सन को हमारा पर्सनल डेटा अगर मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है, ये डर रहता है हमको कि हमारा डेटा का दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि वो हमारा जो हमारी आइडेंटिटी है उसे भी चुराया जा सकता है। ऐसा कई सारा केसेस आप हिस्ट्री खोल के देखेंगे तो वहाँ पे क्या हुआ है कि कई लोगों की जो आइडेंटिटी है उसको हैकर्स को जब डेटा मिल जाता है, पर्सनल डेटा, तो उसकी आइडेंटिटी ही चुरा ली जाती है। तो ऐसा कई जगह उनकी जो नागरिकता है वो तक छीन गई है। ऐसा भी आपको जो केसेस से सामने आएंगे। इसलिए हमारा जो डेटा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साइबर सिक्योरिटी का भी सुरक्षा होती है जिसका कार्य इंटरनेट से जुड़े डिजिटल डिवाइस के डेटा को सुरक्षा प्रदान करना होता है। साइबर सुरक्षा द्वारा इंटरनेट पर हो रही गलत गतिविधियों को रोका जाता है। जैसे कि जो साइबर सुरक्षा है उसके लिए हम कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहले एंटीवायरस को हमें इंस्टॉल करना चाहिए अपने सिस्टम में। वैसे भी विंडोज़ जो होता है उसके साथ डिफेंडर एक आप बिल्ड पहले से बिल्ड एक फायरवॉल आती है, लेकिन उसके साथ साथ वो तो है, तो मतलब काफ़ी है, बहुत सारा जो नए नए वायरसेस, नए नए जो जो सस्पिशन प्रोग्राम्स या स्पाईवेयर्स बनते हैं उसके लिए। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी विंडोज़ अपडेट नहीं हो पाता ऑटोमेटिक, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, हमें एडिशनल अगर एंटीवायरस इंस्टॉल कर लेते हैं तो वहाँ से हमारी जो सेफ्टी की जो कंडीशंस है, सेफ्टी की जो लेवल्स है वो थोड़े बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ है सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना। सॉफ्टवेयर को अपडेट इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी अगर मार्केट में या इंटरनेट में कोई भी अगर नई डेटा, नया वायरस या नया स्पाईवेयर कुछ भी अगर आता है तो उसकी जानकारी कैसे होगी किसी चीज़ को। तो उसी के लिए हमें सॉफ्टवेयर को अपना अपडेट करना चाहता है, अपडेट करना चाहिए। क्योंकि सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे गूगल हो गया या फिर जीमेल हो गया, याहू हो गया, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं और जो डेटाबेस हो गया, जैसे IBM का जो डेटाबेस है, ये सब मतलब डेटाबेसेस में ये सब क्या कहते हैं, मार्केट में जो भी नया हार्मफुल वायरस, स्पाईवेयर, जो भी चीज़ आता है, एडवेयर, उसको उसकी जानकारी वो लोग जो मेलिशियस जो कोड होता है उसको वो लोग पहचान कर लेते हैं, जिसके कारण वो उस जानकारी को वो लोग अपने सॉफ्टवेयर के अपडेट में डाल देते हैं, जिससे वो सॉफ्टवेयर अगर किसी बाई चांस अगर कोई मेलिशियस प्रोग्राम के टच में आता है तो वो उसकी जो कोडिंग है वो समझ जाएगा और उसे वहीं पर ब्लॉक कर देगा। इसलिए सॉफ्टवेयर को अपडेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़ है, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। जैसे कि आप इंटरनेट सर्फ करते होंगे, उसमें दो प्रकार के प्रोटोकॉल्स होते हैं, HTTP, HTTPS। तो कभी भी भूल करके आप HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS का जो प्रोटोकॉल है जिसमें लॉक का सिंबल लगा होता है, वही वेबसाइट हमेशा विजिट करनी चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो जीमेल होता है उसमें कई सारे स्पैम फोल्डर में आप देखोगे तो अनवांटेड रूप से जो हमको, हम जिनको नहीं जानते हैं वहाँ से भी हमको जंक में ईमेल्स आ जाते हैं। तो वो सब अनवांटेड अननोन लिंक्स में कभी क्लिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो थर्ड पार्टी को रिडायरेक्ट कर देता है, जिससे कि मे भी हो सकता है कि ऐसी कोडिंग हो उसमें कि वो हमारा इंटरनेट का जो एक्सेस है, हमारा सिस्टम का जो एक्सेस है वो अपने कंट्रोल में ले ले। तो वहाँ से भी हमारा जो डेटा का प्राइवेसी है, जो डेटा लीक है, साइबर सुरक्षा, वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है। तीसरी चीज़ है जो मैंने बताया, हमेशा HTTPS सिक्योर वेबसाइट पर विजिट करना चाहिए। अब हम साइबर अपराध के बारे में बात कर लेते हैं। तो साइबर अपराध, साइबर क्राइम एक बहुत ही आज के समय में बहुत ही ट्रेंडिंग टर्मिनोलॉजी हो गई है, क्योंकि सभी चीज़ें जो इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं, तो
हम सभी जैसे मोबाइल फ़ोन्स इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो इसमें बहुत सारे क्राइम्स भी बहुत सारा उत्पन्न हो गया है। जैसे कि अगर हम साइबर क्राइम क्या होता है उसकी परिभाषा अगर समझना चाहें तो इसके जैसे कहा जाता है कि साइबर अपराध ऐसे अपराध होते हैं जो कंप्यूटर, इंटरनेट या मोबाइल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके व्यक्तियों, कंपनियों, संस्थानों के प्रति किए जाते हैं। साइबर अपराधी ईमेल से, सोशल नेटवर्किंग साइट से, चैट रूम से नकली सॉफ्टवेयर बना करके, वेबसाइट को मतलब डुप्लीकेट वेबसाइट बना करके और कई प्रकार के प्लेटफॉर्म का यूज़ करके वो क्या कहते हैं हमारे जो सिस्टम है, पर्सनल डेटा, हार्डवेयर, उन सब पर अटैक करते हैं ताकि उसको वो अपने मतलब उसे प्राप्त कर सके। इसमें बहुत सारे जो हमले होते हैं वो बच्चों पर भी किए जाते हैं, जैसे कि साइबर बुलिंग हो गया है। इसमें बच्चों को एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। उनको कहीं से अगर गलती से एक वीडियो कोई कैप्चर कर लिया तो उसमें से उसको ब्लैकमेलिंग भी हो सकती है और साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमने देखा कि साइबर हेल्पलाइन नंबर भी भारत सरकार ने जारी किया है, जिसमें से जा करके हम उसमें शिकायत कर सकते हैं। एक फैक्ट है, जैसे कि क्या आप जानते हैं साइबर हमले और अधिक जटिल और परिष्कृत मतलब और तेज होते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम टाइम के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि जो साइबर हमले हैं वो और तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। इसका डेटा हम आगे देखेंगे कि कैसे साल दर साल जो साइबर के हमले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और इनका जो लक्ष्य है वो क्या है, फ़ोन नंबर का पता लगाना, फोटोग्राफ निकालना, बैंक संबंधी विवरण इत्यादि को प्राप्त करना। साइबर अपराधी द्वारा आपकी इस व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग आपके खिलाफ कई तरीकों से किया जा सकता है। जैसे इसमें से आपकी जो नकली प्रोफाइल है वो भी बना के मतलब डाली जा सकती है। जैसे आप कई बार आपने देखा होगा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम में आपकी डुप्लीकेट नाम की आईडी बना ली जाती है। इसके बाद आपके मित्रों को रिक्वेस्ट भेजी जाती है। फिर तीसरा काम क्या होता है, वो लोग उनसे आपके दोस्तों से पैसा मांगते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर अब हम डेटा की तरफ देख लेते हैं कि साइबर अपराध के जो साइबर क्राइम हुआ है, चल रहा है, उसमें किस प्रकार से डेटा मतलब किस प्रकार से वृद्धि हुई है। सबसे पहले हम देखते हैं कि 2014 में इतना आईसीटी प्रचलित नहीं हुआ था, लेकिन चल रहा था। तो उस समय जो साइबर क्राइम के जो केसेस आए हुए थे अंडर 50,000 थे। इसके बाद फिर 2015 में डेटा जो बढ़ जाता है 90,000 उसमें से उस समय केसेस बढ़ गए थे। इसके बाद 2017 में देखें तो 1.12 लाख के जो केसेस थे वो बढ़ गए। इसके बाद फिर 2018 में देखें तो 2.08 लाख नंबर ऑफ साइबर क्राइम के केसेस बढ़े। इसके बाद 2019 में अगर हम आते हैं तो 3.94 लाख। इसके बाद आप देख सकते हैं कि 2019 और 2020 के बीच में कितना मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आया है साइबर क्राइम में। 11.58 का 3.94 से मतलब 3 गुना वृद्धि हो गई साइबर क्राइम। ऐसा क्यों, आप में से कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ। मैं इसका आंसर दे देता हूँ। ऐसा इसलिए हुआ कि ये जो टाइम पीरियड था ना, ये कोविड का काल था, कोरोना। उस समय लॉकडाउन हो गया था, तो सारी चीज़ें आप देख रहे थे, आपका स्टडी हो गया। आप देख सकते हैं 2020 में जो कोविड काल आया था उसके कारण यहाँ पे 11.58 जो लाख जो केसेस हैं वो बढ़ गए थे, क्योंकि 2020 में कोविड काल आ गया था, जिसके कारण सभी चीज़ें जो है डिजिटल हो गई थी। तो साइबर क्राइम और साइबर हैकर्स थे वो भी मतलब एक्टिव हो गए थे, क्योंकि बहुत सारे लोग जब ऑनलाइन जुड़ जाते हैं तो वहाँ पे क्राइम की एक्टिविटी बढ़ गई थी। तो इसी कारण से यहाँ पे 11.58 लाख केसेस हैं वो दर्ज किए गए। तो अभी 2021 और 2022 के बीच में बात किया तो 14.02 जो लाख है वो केसेस हो गए। तो इसे देख सकते हैं कि साल दर साल साइबर अपराध में वृद्धि हुई है, खासकर से कोरोना काल के समय में। और इस हिसाब से जो बैंकिंग जो केसेस आ रहे हैं, जैसे जामताड़ा आपने सुना होगा जो झारखंड में है, वहाँ से बहुत सारा केसेस आता हुआ है कि वहाँ पे मतलब बहुत सारे लोगों को फिशिंग के जरिए, स्पैमिंग के जरिए कॉल करके उनको कई प्रकार के लुभावने ऑफर दे करके उनका एटीएम नंबर, पिन कोड ये सब ले करके वो लोग क्या कहते हैं उनका जो पैसा है बैंक से वो विड्रॉ कर लेते थे। तो इसलिए हमें साइबर जो खतरे साइबर क्राइम है उसके बारे में, साइबर सिक्योरिटी उसके बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है आज के समय में।
नहीं तो मतलब जब हम जानकारी के अभाव में होते हैं तो किसी भी लालच में आ करके हम अपना जो पर्सनल डिटेल है, बैंक की खाते की विवरण की डिटेल है, वो सब हम उन्हें दे देते हैं और वो आसानी से हमारा पैसा निकाले जाते हैं। जैसे एक फैक्ट है, क्या आप जानते हैं कि हैकर ऐसा कोई भी व्यक्ति हो सकता है, हैकर कौन होता है, जो अनपेक्षित उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग करके व्यक्तियों को वित्तीय हानि, उनकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचा सकता है। और हैकर्स आपके कंप्यूटर को क्षति पहुंचाने तथा आपके डेटा तक पहुंच बनाने के लिए मॉलवेयर, वायरस, ट्रोजन हॉर्स का उपयोग कर सकते हैं। ये जो ट्रोजन हॉर्स होता है ना, ये काफ़ी खतरनाक वायरस होता है, एक प्रकार का मैलिशियस प्रोग्राम है। ये हमारे कंप्यूटर में जाता है ना, तो ये आपकी जो इम्पोर्टेंट जो डेटा की फाइलें होती हैं उनको ये कोडिफाई करने लगता है, उनको वो कोडिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और आप उस फाइल को दोबारा एक्सेस नहीं कर पाते। आपको उस फाइल को एक्सेस करने के लिए ये पासवर्ड मांगेगा, और अगर वो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल हुई तो क्या करेगा, ये ट्रोजन हॉर्स की जो जिसने इसको बनाया है इस प्रोग्राम को, इसके पास आपको जाना होगा। वो आपको कांटेक्ट करेगा कि मुझे इतना पैसा चाहिए, तब मैं आपको ये फाइल जो है इसका पासवर्ड आपको बताऊंगा, तब आप ओपन कर पाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे काम होता है। मतलब ट्रोजन हॉर्स इतना खतरनाक चीज़ है। आपकी कोई इमेज हो गई, कोई बैंक स्टेटमेंट, कुछ भी चीज़ हो गया, अगर वो करप्ट हो गया तो आपको पेमेंट देनी होगी ये जो जिसने डेवलप किया है उसको आपकी फाइल को वापस पाने के लिए। ऐसा कई बार लोगों ने किया भी है, करते भी हैं। वायरस क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। वायरस का पूरा नाम वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज एक फुल फॉर्म है। वायरस का काम कंप्यूटर के डेटा को चुराना, डेटा को नुकसान पहुंचाना और डेटा को मॉडिफाई करना होता है। कंप्यूटर वायरस को सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम भी कहते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, वायरस आपको कंप्यूटर, मान लीजिए कंप्यूटर में आपके कंप्यूटर में 2 MB का वायरस आया, तो अगर वो वहीं पे रहता है ना, धीरे धीरे अपनी साइज को बढ़ाने लगता है, बढ़ाता है, वो सेल्फ रेप्लिकेट होता जाता है और बड़ा होता जाता है। तो कुछ समय बाद क्या होता है ना, उसका साइज और बड़ा हो जाता है। तो ये क्योंकि इंफॉर्मेशन और डेटा जो है ना, वो थर्ड पार्टी के पास सेंड करता रहता है, जिसके पास भी इसका एक्सेस होता है। और दूसरा चीज़ है सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब है कि ये मान लीजिए आपके कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, आपने पेन ड्राइव लगाई, आपके पेन ड्राइव में घुस जाएगा, आपने फिर अपनी पेन ड्राइव को किसी दूसरे के लैपटॉप में लगाया, ये उसके में लैपटॉप में भी चला जाएगा। तो इस हिसाब से कह सकते हैं ये वायरस जो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। सबसे पहले जो कंप्यूटर का वायरस है 1971 में रॉबर्ट थॉमस ने विकसित किया था, जिसका नाम क्रीपर था। आजकल बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, जिनकी मदद से हम अपने डिवाइस या कंप्यूटर को वायरस से आसानी सुरक्षित कर सकते हैं। जैसे कि अवस्त हो गया, नॉर्टन एंटीवायरस, अवीरा एंटीवायरस, मैकेफी, कैस्परस्काई, और साइबर अपराधियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तरीके कौन कौन से, उसके बारे में एक बार नजर बता देते हैं। जैसे ईमेल स्पूफिंग होती है। जो ईमेल स्पूफिंग होती है, इसमें आपको ऐसे ईमेल भेजा जाता है जो वास्तविक लगे और आपका विश्वास जीतने की कोशिश की जाती है, किंतु ये ऐसा वास्तव में नहीं होता है। जैसे कि आपके पास ईमेल में कोई मैसेज आएगा, कोई मतलब बैंक का एम्प्लॉय बन करके आपको मैसेज करेगा कि आपका बैंक जो है, आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है। आपको बैंक का मैनेजर को बन के कॉल करेगा, फिर कहेगा आप अपनी ATM की जानकारी दीजिए, ATM पिन, डेबिट कार्ड पिन और OTP बताइए, तो आपका जो अकाउंट है ना, वो क्या होता है फिर से चालू कर देगा। ऐसा मतलब बन करके आपका विश्वास पहले जीतेंगे, फिर आपसे सारी पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन, बैंक इंफॉर्मेशन ले लेंगे और आपका पैसा उड़ा लेंगे। इसको ईमेल स्पूफिंग कहते हैं। इसके बाद सामाजिक इंजीनियरिंग होती है। इसमें क्या होता है कि ये हमारे मतलब इमोशन से खेलते हैं लोग, जो हैकर्स होते हैं, जो सब काम करते हैं, ये हमारी इमोशन से खेलते हैं। हमारा सबसे पहले विश्वास जीतेंगे, इसके बाद जब पूरा विश्वास जीत लेंगे तब ये अचानक से हमारी सारी जानकारी, बेसिक जानकारी ले लेंगे और फिर आप हमारा जो है नुकसान शुरू करेंगे। ऐसा मैं आपके साथ कई बार हो चुका होगा। जैसे कि टेलीग्राम में कई सारा बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट चलता है, वो आपको मैसेज करके कहेंगे कि आप हमारा एक लिंक भेजेंगे, आपको कहेंगे कि आप अगर इस लिंक में, यूट्यूब के लिंक में अगर जाते हैं, यूट्यूब वीडियो को लाइक करते हैं, तो आपके अकाउंट में 100 रुपये इंस्टेंटली भेज देंगे। ठीक है, आप यूट्यूब वीडियो उनका लाइक करने के लिए गए, लाइक कर दिया आपने, इसके बाद आपने उनको अपना अकाउंट डिटेल भी दे दिया, वो आपके अकाउंट में 100 रुपये भेज भी देंगे।
भेजने के बाद फिर कहेंगे कि आप अब एक और लिंक भेजेंगे, फिर कहेंगे इसको फिर से लाइक करो, आपको 200 रुपये फिर मिलेंगे। फिर आप लाइक करेंगे, फिर आपको 200 रुपये मिलेंगे। इस प्रकार से आपका विश्वास जीत लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, फिर वो एक स्कीम देंगे कि आप ये एक स्कीम है, अगर आप इसमें 500 रुपये या 1000 रुपये डालते हैं तो आपको जो है 2000 रुपये मिलेंगे। तो आपको तो पहले तो उसने आपका विश्वास जीत लिया कि ये आपको पैसा दे रहा है, आप दोनों के बीच में कनेक्शन बन गया। अब आप सोचेंगे कई लोग इसमें 100 में से लगभग अगर 10 लोग भी इसमें फंस गए तो उसका समझ लीजिए 10,000 का मुनाफा हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं। अब वो लोग 10 लोग क्या करेंगे, वो कहेंगे कि उनको कहा जाएगा कि आप 1000 का ये स्कीम ले लीजिए, 1000 इन्वेस्ट करेंगे, आपको 5-6 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। तो वो लालच में आके 1000 उनको दे देते हैं और फिर टाइम के बाद क्या होता है, उनको कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, उनके 1000 रुपये डूब जाते हैं। तो इस प्रकार से सामाजिक इंजीनियरिंग काम करता है। पहचान चुराना, जैसे कि अभी आपने रिसेंटली कुछ साल पहले देखा होगा कि आधार कार्ड का जो डेटा है वो ब्रीच हो गया है, आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो सेल कर दी गई किसी थर्ड पार्टी को। तो उसमें से क्या होता है ना, बहुत सारा जी क्या होता है, ये खतरा होता है कि आपकी पहचान है कि आइडेंटिफिकेशन, आपका आइडेंटिफिकेशन आपके नाम से नहीं है कि आपको लोग जान रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट से, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इससे आपकी आइडेंटिटी है। तो ये चीज़ें अगर आपकी पर्सनल लोगों के पास अगर पहुंच गई किसी दूसरी थर्ड पार्टी के पास, तो मतलब आपकी आइडेंटिटी है वो भी चुरा जाती है। जैसे कि एक मूवी आई थी शॉशैंक रिडेम्पशन, उसमें वो क्या करता है, एक बैंकर बेनामी आदमी वो दूसरे की पहचान चुरा करके अपना काम करता है। तो वो सब चीज़ें पॉसिबल है। साइबर बुलिंग के बारे में देखते हैं, इसमें क्या कहते हैं कि कई सारे लोग ऑनलाइन जो है लोगों बच्चों को प्रताड़ित करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। उसमें सामना बच्चों ऐसे साइबर बुलिंग से कोई भी प्रभावित, इसमें साइबर बुलिंग में जो है जैसे किसी को ऑनलाइन हेट स्पीच दे दिया, किसी को सेंटिमेंट को हर्ट कर दिया, और या तो उसको मतलब डांट दिया ऑनलाइन, या उसको सुसाइड का कुछ ऐसा कुछ हो, कोई मतलब वीडियो ऐसा कैप्चर कर लिया, एमएमएस वगैरह ये सब लीक करने का धमकी दे रहा है, तो वो सारी चीज़ें साइबर बुलिंग में आ जाती हैं। साइबर ग्रूमिंग एक ऐसा बढ़ता हुआ साइबर थ्रेट है जिसका सामना बच्चों और किशोरों द्वारा किया जाता है। यह ऐसी प्रक्रिया है जहां कोई यौन उत्पीड़न अथवा शोषण करने के लिए बच्चों का विश्वास प्राप्त करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया अथवा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से बच्चों के साथ भावात्मक संबंध पहले स्थापित करते हैं, इमोशनल सेंटीमेंट पहले डेवलप करते हैं सोशल साइट में वो चैट करके। फिर अचानक से जैसे ही वो बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ें होने लगती हैं, तो फिर क्या करते हैं, वो उनका कोई क्लिक हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, उसको कैप्चर कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर बाद में वो उनको धमकी देते हैं कि आप मुझको इतना पेमेंट दीजिए, नहीं तो मैं इसको यूट्यूब में सोशल साइट में लीक कर दूँगा। तो वो सारी चीज़ें साइबर बुलिंग में आ जाती हैं। आपकी जो सोशल साइट्स हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए कई सारे उपाय हैं, जैसे कि फेसबुक आप सब यूज़ करते हैं, ट्विटर करते हैं, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, सोशल साइटों का हम अधिकाधिक प्रयोग करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, अगर इसके बचने का ये तरीका है कि आप अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट रखें, हमेशा ओपन ना रखें, और अपने आप को ज़्यादा सोशल साइट में खुलापन मत दें कि आप अपना सारा डेटा, पर्सनल डेटा आप सोशल साइट में अपलोड कर रहे हैं, आपका कब बर्थडे है, हाँ, और जो है ये सारे डेटा आप उसमें डाल रहे हैं, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका बैंक डिटेल, ये सारी चीज़ें अगर सोशल साइट में ओपनली उपलब्ध है तो वो तो आधा डेटा तो आपका यही सब ले गया, क्योंकि यही सब सारी चीज़ें बैंक डिटेल में ज़रूरी होती है, डाली जाती हैं। तो हमें सोशल साइट में अपने आप को छुपा के रखना है, उतना ही खुलना है जितना हम खुलना चाहते हैं, ज़्यादा ओपन नहीं होना है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि साइबर सुरक्षा में हम किस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। आपका अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।